हेलो जी, नमस्कार। वेलकम टू आवर चैनल। और इस वीडियो के अंदर हम ग्लाइकोलिसिस, जिसको ईएमपी पाथवे भी कहते हैं, ये पढ़ने जा रहे हैं। तो करें क्या शुरू। तो चलिए शुरू करते हैं ग्लाइकोलिसिस। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ग्लाइकोलिसिस की साइट क्या है, कहाँ होता है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस होता है हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। एक चीज़ क्लियर कर दूं मैं यहाँ पे कि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप अगर इत्मीनान से इसको देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट ज़रूर ज़रूर क्लियर होंगे, ठीक है। चलिए ये बात बता रहा था मैं। तो साइटोप्लाज्म में होता है हमारा ईएमपी पाथवे, ठीक है। अच्छा, ईएमपी क्यों नाम रखा गया? जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर करा था, एम्डन मेयरहोफ परनास पाथवे, इनके नाम पर इसको रख दिया गया है, ठीक है। अब ये जो ईएमपी पाथवे है या ग्लाइकोलिसिस है ना, ये मेजर पाथवे होता है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का, ठीक है। इट इज मेजर पाथवे ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, नहीं एज कंपेयर टू एचएमपी विच इज अ माइनर पाथवे। अब मैंने एक वीडियो बनाया है, आप जानते हो एचएमपी पाथवे के बारे में, आपने सुना भी होगा कि जो एचएमपी है दैट इज द माइनर पाथवे फॉर ग्लूकोज ऑक्सीडेशन। और ये जो ग्लाइकोलिसिस है इट इज अ मेजर पाथवे ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्लूकोज से स्टार्ट होता है ग्लाइकोलिसिस। सबसे पहले हमारे पास है ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज 6 कार्बन का कंपाउंड है। स्टेप नंबर 1 है फॉस्फोराइलेशन। क्या होने वाला है स्टेप 1 में? फॉस्फोराइलेशन होने वाला है, यानी एक फॉस्फेट ऐड होने वाला है इस ग्लूकोज के अंदर। तो जब एक फॉस्फेट ग्लूकोज पे ऐड होगा तो बनेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। छठे पोजीशन पे एक ग्लूकोज ऐड हो गया, एक फॉस्फेट ऐड हो गया, आई एम सॉरी। देन अगर एक फॉस्फेट ऐड हुआ है तो ये फॉस्फेट कहां से आया होगा? फॉस्फेट जब भी ऐड होता है तो एटीपी टूटती है, एटीपी से हमारे पास फॉस्फेट आता है। तो ये एटीपी जो है ये टूटी है, तो यहां से ये एक फॉस्फेट आया है, तो ये यहां पर आकर के ग्लूकोज से जुड़ गया है। समझ गए हो? इस स्टेप के अंदर जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है दैट इज हेक्सोकाइनेज या फिर ग्लूकोकाइनेज, ठीक है। तो और एक चीज बताऊं, जो काइनेज जो भी एंजाइम्स होते हैं उनका ईसी नंबर क्या होता है बता दो? काइनेज का ईसी नंबर हमेशा 2 होता है, एंजाइम कमीशन नंबर 2 होता है, ओके। नाउ अब हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया है। अब होगी दूसरी स्टेप। दूसरी स्टेप है आइसोमराइजेशन। क्या स्टेप है? आइसोमराइजेशन। यहां क्या हो रहा है आइसोमराइजेशन के अंदर? देखो ध्यान से सुनना, ये दूसरी स्टेप हो रही है आइसोमराइजेशन। अब जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये अपने एक आइसोमर में बदल जाएगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज फ्रक्टोज में बदल गया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया। एंजाइम इन्वॉल्व होगा आइसोमरेज। कौन सा? आइसोमरेज। और आइसोमरेज का ईसी नंबर होता है 5, ओके। अब बना है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। नाउ अब ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फिर से एक बार फॉस्फोराइलेशन होगा एंड देन हमारे पास बनेगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। पहले फॉस्फेट सिर्फ छठी पोजीशन पे था, अब फॉस्फेट फर्स्ट पोजीशन पे भी आ जाएगा, तो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन गया है ना। तो एक फॉस्फेट फिर से ऐड हुआ है, तो इसका मतलब एक और एटीपी टूटी होगी, तो एटीपी टूटी होगी तो एक एडीपी प्लस साथ में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बना होगा, जो कि यहां कर ऐड हो गया होगा, हाँ के ना, ओके। कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है स्टेप के अंदर? स्टेप नंबर 3 के अंदर इट इज फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। बोलो हाँ कि ना? इट इज फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1, ठीक है। PFK1 भी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम है, याद रखना। इसकी 2 इंपॉर्टेंट चीज होती हैं, एक तो ये है रेट लिमिटिंग एंजाइम। अगर आपसे कभी को पूछे कि रेट लिमिटिंग एंजाइम कौन सा होता है, तो रेट लिमिटिंग एंजाइम इन ग्लाइकोलिसिस इज PFK1 या फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1, ठीक है। तो इट इज रेट लिमिटिंग एंजाइम। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ये पहली कमिटेड स्टेप है ग्लाइकोलिसिस की जिसमें ये एंजाइम इन्वॉल्व है। समझ रहे हो? मतलब अब तक तो ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, अब तक तो चलो हो सकता है कि कुछ और पाथवे हो जाए या कुछ और हो जाए, लेकिन ये जो स्टेप हो गई है ना इस एंजाइम के द्वारा, जिससे ये बन गया है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट,
अब ये चीज एकदम तय है कि ये फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट पक्का पक्का ग्लाइकोलिसिस में ही जाएगा, इसलिए हम बोलते हैं कि दिस कन्वर्जन, दिस स्टेप इज द फर्स्ट कमिटेड स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस। हाँ के ना? ओके। सो अब एक सवाल आपके मन में आना चाहिए कि हम तो ग्लाइकोलिसिस से एनर्जी लेते हैं, है ना, हम इसलिए ग्लाइकोलिसिस होता है हमारी बॉडी में कि हमें एनर्जी मिल जाए, लेकिन देखो भाई साहब यहाँ पर तो पहले ही स्टेप में एटीपी यूज हो गई, फिर एक बार तीसरी स्टेप में एटीपी यूज हो गई, तो ये क्या चक्कर है? तो देखो इसको आप एक बिजनेस से कंपेयर कर सकते हो। किसी ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि एक बिजनेस होता है जिसके अंदर पहले आप इन्वेस्टमेंट करते हो, फिर आपको उसका रिटर्न मिलता है। तो इसी तरीके से आपके पास अभी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपको पक्का पक्का थोड़ी देर बाद रिटर्न मिलेगा, और मैं दिखाऊंगा क्या रिटर्न होगा और कितना ज्यादा रिटर्न होगा वो। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अब एंजाइम कमीशन नंबर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज है ना। काइनेज का क्या होता है? इसी नंबर 2 होता है, तो काइनेज का इसी नंबर 2 है। ठीक है, ठीक है जी। अब तक 2 एटीपी यूज हो चुके हैं, 2 बार फॉस्फोराइलेशन हो चुका है, 1 बार आइसोमराइजेशन हो चुका है। अब क्या है हमारे पास इस स्टेप पर? हमारे पास एक फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज है। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज है कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल है 6 कार्बन का, जिसके पहले और छठे यानी लास्ट कार्बन पर, यानी पहले और लास्ट कार्बन पर हमारे पास फॉस्फेट जुड़े हुए हैं, और एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है फ्रक्टोज। ठीक है, अब क्या करा जाएगा? अब होगा बॉन्ड क्लीवेज। क्या होगा? अब होगा जनाब बॉन्ड क्लीवेज। अब ये जो बॉन्ड है टूटेगा, तो ये फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है, इसको बीच में से बॉन्ड क्लीवेज होगा, ये बीच में से टूट जाएगा। अब जब ये बीच में से टूट जाएगा तो 3 कार्बन, और इधर से 3 कार्बन और एक फॉस्फेट, ये तो एक अलग जगह आ जाएगा, इधर आ गया, और 3 कार्बन और एक फॉस्फेट ये इधर आ जाएगा टूट के, है ना, 2 इससे। एंजाइम इन्वॉल्व होता है एल्डोज ए। क्या है? एल्डोज ए। अब एल्डोज से हमें कुछ पता नहीं चल रहा कि एंजाइम कमीशन नंबर क्या होगा। विल राइट इट, इसका 4 होगा, है ना। आगे की वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि 4 क्यों होगा, लेकिन 4 मानो आप अभी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चीज, यहां पे बॉन्ड क्लीवेज हुआ, 2 कंपाउंड्स बन गए, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट टूट करके एक तो इधर DHAP बन गया। क्या बन गया? DHAP बन गया, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, और एक फॉस्फेट लगा हुआ है ना। ये एक 3 कार्बन कीटो कंपाउंड है, हाँ या ना? मैंने बोला था ना 3 कार्बन एक फॉस्फेट, तो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन 3 कार्बन का है ना, फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। इट इज अ 3 कार्बन कीटो कंपाउंड। एंड इधर की साइड बना है, ये क्या बना है? ये क्या बना है? ये क्या बना है? ये क्या बना है? देखो देखो, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन गया है। ये एक 3 कार्बन कंटेनिंग एल्डो कंपाउंड है। अब देखो, अब क्या होता है कि ये जो DHAP है यहां पर इस स्टेप के अंदर बॉन्ड क्लीवेज के बाद स्टेप नंबर जो 5 होती है वो होती है कीटो एल्डो आइसोमराइजेशन। मतलब ये जो DHAP है इट विल कन्वर्ट इनटू दिस ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और PGAL भी बोल देते हैं ना, फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। ठीक है, तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एंजाइम इन्वॉल्व होगा, आइसोमरेज एंजाइम इन्वॉल्व होगा। दिस इज आइसोमरेज का EC नंबर क्या होता है? 5 होता है, पहले भी बताया था मैंने। तो ये DHAP का जो एक मॉलिक्यूल है इट विल कन्वर्ट इनटू दिस ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो फाइनली हमारे पास इस ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। बात समझ रहे हो मेरी? तो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट टूटा, 2 चीजें बनी, और ये दूसरा भी इस पहले में कन्वर्ट हो गया, तो इसका मतलब हमें इसके 2 मॉलिक्यूल्स मिले हैं। ओके, अब स्टोरी यहां से स्टार्ट होती है ना। एक सेकेंड, इससे पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। आपको ये भी सोचना चाहिए था यहां पर कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से डायरेक्टली हमने ग्लूकोज 1,6 बिसफॉस्फेट क्यों नहीं बनाया, हमने पहले ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट क्यों बनाया, है ना। देयर इज अ रीजन, हमने क्यों आइसोमराइजेशन करा यहाँ पर। डायरेक्टली हम फॉस्फोराइलेशन एक बार और कर लेते तो हमारे पास ग्लूकोज 1,6 बिसफॉस्फेट बन जाता और आगे प्रोसेस चल जाती। लेकिन 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 देयर इज अ पॉइंट कि जो फॉस्फेट है उसकी एफिनिटी होती है OH के साथ, तो जहां पे OH ग्रुप प्रेजेंट है वहां फॉस्फेट जुड़ेगा, है ना। अब अगर ग्लूकोज की स्ट्रक्चर तुम्हें याद है तो ग्लूकोज के अंदर पहली पोजीशन पे तो एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और
सिक्स्थ पोजीशन पे OH होता है, तो सिक्स्थ पोजीशन पे OH होता है तो वहां पे फॉस्फेट लग गया है ना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, राइट। छठी पोजीशन पे तो फॉस्फेट लग गया, लेकिन फर्स्ट पोजीशन ऑफ ग्लूकोज पर अगर OH ग्रुप है ही नहीं तो फिर हम फॉस्फेट कैसे ऐड करेंगे, नहीं ऐड कर सकते। तो इसलिए ग्लूकोज के अंदर 1,6 बिस फॉस्फेट नहीं बन सकता क्योंकि पहली पोजीशन पर OH नहीं है। बट इट इज पॉसिबल विद दिस फ्रक्टोज, क्योंकि फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर देख रहे हो तो इसके अंदर पहले कार्बन पर OH ग्रुप है, सिक्स्थ पर भी OH ग्रुप है, तो दोनों जगह फॉस्फेट जाके जुड़ सकता है, तभी हमने बनाया फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, राइट। समझ गया, ग्लूकोज के साथ ये चीज पॉसिबल नहीं थी। नेक्स्ट चीज ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है जनाब। अब इसका होगा फॉस्फोराइलेशन, है ना, ऑक्सीडेशन एंड फॉस्फोराइलेशन होगा अब इसका। अब फॉस्फोराइलेशन जब भी होता है तो हमने अभी तक 2 स्टेप्स देखी हैं जहां पर ऊपर एटीपी यूज हुआ है, तो उनमें हमने देखा था कि जब भी फॉस्फेट ऐड होना होता है तो वो फॉस्फेट आता है एटीपी के टूटने से, एटीपी टूटता है तो फॉस्फेट बनता है, तभी फॉस्फोराइलेशन होता है ना। लेकिन ये जो स्टेप है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाली दिस स्टेप नंबर 6, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है बाकी स्टेप से। क्या डिफरेंट है, यहां पर ये जो एंजाइम इन्वॉल्व है ना ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, देखो इरेजर से मिट गया, आई एम सॉरी। यहां पर जो एंजाइम इन्वॉल्व है ना दिस ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज, राइट। ये जो एंजाइम है ना ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज, ये जो फ्री इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अपनी बॉडी में नहीं प्रेजेंट होता, क्या होता है ऑब्वियसली यार, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हमारी बॉडी में बहुत मिल जाता है, तो उसको ये यूज कर सकता है। तो भैया ये तो यहां भी हो सकता था ना, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट तो आपने बोला बॉडी में प्रेजेंट ही होता है, तो फिर यहां पर ये हेक्सोकाइनेज भी इसको यूज कर लेता तो आराम से, मतलब हमारी एटीपी खर्च नहीं होती ना। लेकिन पॉइंट यहां पर ये है कि ये इसलिए नहीं यूज कर पाते बाकी एंजाइम्स, मतलब आई मीन टू से कि बाकी एंजाइम्स फ्री पड़े इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को यूज नहीं कर पाते हैं, ये जो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है ये इस फ्री पड़े इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को यूज कर लेता है, हाँ के ना। तो दैट्स वाई इसको स्पेशल स्टेप बोला जाता है कि यहां पर एडिशन ऑफ फॉस्फेट हो रहा है विदाउट यूजिंग एटीपी, बिना एटीपी के यूज करे फ्री इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को यूज कर लेता है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और फॉस्फोराइलेशन कर देता है, हाँ के ना। ओके, तो व्हाट हैपेंस हियर, इस स्टेप के अंदर हमारे पास 2 NADH भी बनते हैं, यहां पर 2 NADH भी बनते हैं। अब NADH जो है वो डायरेक्टली तो एटीपी दे नहीं रहे, इनको ETS में भेजना पड़ेगा। ETS होने के बाद इन 2 NADH से हमें 5 ATP मिलेंगे। सो जस्ट सी यार, देखो कि हमने अभी तक खर्चा कितना किया है, सिर्फ 2 ATP खर्च किए हैं, एक यहां पर खर्च किया है और एक यहां पर खर्च किया है, लेकिन देखो रिटर्न मिलना स्टार्ट हुआ है, तो अभी से देखो डबल से ज्यादा रिटर्न मिल रहा है हमें, 5 ATP मिलेंगे यहां से। तो फॉस्फोराइलेशन होने के बाद बन गया, फर्स्ट पोजीशन पे फॉस्फेट लग गया तो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बन गया, इट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, हाँ के ना, हाँ जी। और इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, क्यों, क्योंकि यहां पर देखो डबल हो गए ना चीजें, 2 मॉलिक्यूल्स हैं इस PgAl के, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो आगे जाके सभी 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, तभी जाकर के फाइनली 2 पायरुविक एसिड या पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स हमें देखने को मिलेंगे, राइट। अब देखिए आप ध्यान से, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज कैन यूज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, है ना, एडिशन ऑफ फॉस्फेट विदाउट यूजिंग एटीपी, ये इस छठी स्टेप में अंदर होता है। नेक्स्ट चीज हो गई कि ये जो डिहाइड्रोजिनेज है ना, तो इसका EC नंबर क्या हो जाएगा 1, डिहाइड्रोजिनेज का EC नंबर होता है 1, ओके। यहां से 5 ATP मिल रहे हैं, 2 NAD, मतलब डायरेक्टली नहीं मिल रहे हैं हमें, यहां पर सीधे सीधे 2 NADH मिल रहे हैं, हाँ के ना, ओके। अब आगे बढ़ लेते हैं, अब हमें मिला 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। अब ये जो 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट है, यहां पर हमारे पास कुछ ऐसी स्ट्रक्चर हो जाएगी, आप ये देख पा रहे हो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है कि ये यहां पर 3 कार्बन का, हमारे पास 3 कार्बन का ये क्या है हमारे पास कंपाउंड है, और 2 एंड्स पर इसके 1,3 बिस फॉस्फो है ना, तो दोनों एंड्स पर फॉस्फेट लगे हुए हैं। अब फॉस्फेट इज अ हाई एनर्जी बॉन्ड, राइट, तो हम इस फॉस्फेट बॉन्ड्स को तोड़ करके दोनों को हम एनर्जी ले सकते हैं ना, राइट, हम एटीपी ले सकते हैं ना, तो कुछ वैसा ही होता है ना,
कुछ वैसा ही होता है यहाँ पर। इस 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है यहाँ पर इसको ये फॉस्फेट बॉन्ड तोड़े जाते हैं और यहाँ से हमें 2 एटीपी प्राप्त होते हैं। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है, ठीक है, 2 एटीपी प्राप्त होते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन यहाँ पर हो रहा है, हाँ कि ना जी? ओके। और एंजाइम इन्वॉल्व है इस 7th स्टेप के अंदर। 7th स्टेप है ना ये, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। 2 एटीपी मिले हैं यहाँ पर, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, देखो फॉस्फोग्लिसरेट एंड काइनेज, ओके। तो पीजी काइनेज शॉर्ट में इसको हम बोल देते हैं। तो काइनेज है, इसका मतलब इसी नंबर इसका कितना होगा? 2 होगा, ओके। तो ये 2 एटीपी हमें यहां से मिले और एक फॉस्फेट को हमने हटाया, तो फर्स्ट वाला हट गया, तो क्या बचा? 3 फॉस्फोग्लिसरेट, है ना। मैंने यहाँ पे अभी भी बताया था कि हम इन दोनों फॉस्फेट को हटा देंगे तो हमें एनर्जी मिल जाएगी, लेकिन एक्चुअली में हम एक बार में एक फॉस्फेट को हटा रहे हैं और इसको एक को हटाने से हमें 2 एटीपी मिल रहे हैं, ठीक है। एक फॉस्फेट अभी भी बचा हुआ है, देखो नाम में ही देख लो, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, एक फॉस्फेट अभी भी बचा हुआ है ना। इट इज ऑल्सो 3 कार्बन, 2 मॉलिक्यूल्स हैं इसके, है ना जी? ओके। अब है ना एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि यहाँ पर ये जो फॉस्फेट 3rd पोजीशन पर है ना, ये ज्यादा अगर इसको हम यहीं तोड़ देंगे तो हमें इससे उतनी एनर्जी नहीं मिलेगी जितनी मिलनी चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम अभी जो 2 स्टेप्स करेंगे ना आगे जाने वाली, ये हमने 7वीं स्टेप तो हमने यहां तक देख ली। अब हम जो 8th और 9th स्टेप करेंगे ना, उनमें हम क्या करेंगे, वी विल प्रिपेयर दीज 8-9 स्टेप विल बी द प्रिपरेशन टू मेक हाई एनर्जी बॉन्ड। हम है ना ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट है ना, इसमें ये जो फॉस्फेट बॉन्ड है इसको हाई एनर्जी बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे, फिर हम इसको तोड़ेंगे ताकि हमें जितनी हमें एनर्जी चाहिए उतनी मिले, राइट। तो ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट से फिर बनेगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट, मतलब फॉस्फेट को दूसरी पोजीशन पे लेके आ गए। एंजाइम कौन सा है? फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, और म्यूटेज का इसी नंबर 5 होता है, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 2 फॉस्फोग्लिसरेट बन गया है, 2nd पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप आ गया। अब फिर से क्या होगा, एक बार हम यहां से पानी निकालेंगे और बनेगा फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, है ना, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। इट इज ऑल्सो 3 कार्बन मॉलिक्यूल, इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे हमारे पास, क्योंकि हर चीज डबल डबल हो रही है ना, याद रखना हर चीज डबल डबल हो रही है। यहाँ पे 2 एटीपी मैंने क्यों लिखे हैं? 2 एटीपी मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स हैं। अगर एक मॉलिक्यूल सिंगली बात करोगे तो एक ही एटीपी बनेगा, लेकिन यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं, बिकॉज यहाँ से देखो सब चीजें डबल होनी स्टार्ट हो गई थी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल होने से, राइट। सो अब यहाँ पर एंजाइम इन्वॉल्व था इनोलेज इस वाली स्टेप के अंदर, ठीक है। दिस स्टेप इज इनॉल बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। स्टेप नंबर 9 में क्या होता है? इनॉल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और बेसिकली बन जाता है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, ठीक है। अब यहाँ पे जो इनॉल है ये एक हाई एनर्जी बॉन्ड होता है। इनॉल क्या होता है? OH है और साथ में डबल बॉन्ड है, इट इज अ हाई एनर्जी बॉन्ड। तो इसलिए अब हम इसको तोड़ेंगे। कौन तोड़ेगा एक्चुअली में? पाइरुवेट काइनेज तोड़ेगा, काइनेज का इसी नंबर 2। तो ये पाइरुवेट काइनेज अब इसको तोड़ेगा तो हमारे पास 2 एटीपी प्राप्त हो जाएंगे, बिकॉज देयर आर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। तो इनॉल बॉन्ड टूटेगा, 2 एटीपी हमें मिल जाएंगे यहां पर, और फाइनली बनेगा पाइरुवेट। पाइरुवेट इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल, पाइरुवेट बन जाएगा और पाइरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो हमने अभी तक देखा कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से हमारे पास 2 पाइरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, है ना, अभी तक ये हुआ है। अब इसके आगे ये 10 स्टेप्स हो चुकी है ना। 10th स्टेप में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, 9th में ये हुआ था, 8th के अंदर आइसोमराइजेशन हुआ था, प्रिपरेशन टू मेक हाई एनर्जी बॉन्ड, दिस है ना, दिस दैट हमने सारा पढ़ लिया है ना। तो ये पाइरुवेट जो हमारे पास बने हैं 2 मॉलिक्यूल्स, इसके आगे अगर एनारोबिक कंडीशन प्रेजेंट है तो बनेंगे 2 लैक्टेट के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, 2 लैक्टेट के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व होगा? लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज, एंड डीहाइड्रोजिनेज का इसी नंबर 1 होता है, ठीक है। और साथ साथ में यहां पर 2 NADH भी यूज हो जाएंगे, देखो 2 NADH यूज हो जाएंगे, बनेंगे नहीं, यूज हो जाएंगे, ठीक है। 2 NADH यूज हो जाएंगे, बनेगा 2 NAD, ठीक है।
तो इसी नंबर लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज का 1 होता है, ये अंडर एनारोबिक कंडीशन होता है। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस तो मैंने जो प्रोसेस है एज अ प्रोसेस वो मैंने आपको समझा दी। अब मैं एक चीज बताता हूं, हमने जो ग्लाइकोलिसिस पढ़ी है बेसिकली 2 फेजेस में होती है। ये एक फेज तो यहां तक थी टिल ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जहां पर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, मतलब हमारी एटीपी, देखो एटीपी खर्च हो रही थी इन स्टेप्स के अंदर, तो दिस इज एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, है ना। एंड देन आफ्टर दिस ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ये है एनर्जी प्रोड्यूसिंग फेज, क्योंकि यहां पर देखो 5 एटीपी 2 एटीपी 2 एटीपी ऐसे करके हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो दिस इज एनर्जी प्रोड्यूसिंग फेज, राइट। ओके, नेक्स्ट चीज, अगर हम देखें कि ग्लाइकोलिसिस के अंदर इरिवर्सिबल स्टेप्स कौन सी हैं, और एक चीज बताऊं, ग्लाइकोलिसिस में जो स्टेप्स इरिवर्सिबल होती हैं वही स्टेप्स रेगुलेटरी भी होती हैं। तो इरिवर्सिबल या फिर रेगुलेटरी स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस कौन सी हैं? सबसे पहले हेक्सोकाइनेज, ग्लूकोकाइनेज, दे आर इरिवर्सिबल और रेगुलेटरी स्टेप्स। हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज वाली स्टेप, समझ गए हो मेरी बात को, जो फर्स्ट स्टेप थी, ठीक है। नेक्स्ट फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1, है ना, जो कि रेट लिमिटिंग स्टेप थी। नेक्स्ट पाइरुवेट काइनेज वाली स्टेप, है ना, पाइरुवेट काइनेज वाली स्टेप। अब है ना ये तो हो गई रिवर्सिबल या रेगुलेटरी स्टेप्स। अब कुछ ऐसी स्टेप्स भी हैं जहां पर डायरेक्टली सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रहा था, वो कौन सी थी? एक तो फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज वाली और एक पाइरुवेट काइनेज वाली। यहां पर डायरेक्टली हमारे पास SLP हो रहा था, है ना, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रहा था। अब आप देख पा रहे हो कि ये पाइरुवेट काइनेज यहां भी है, यानी रेगुलेटरी इरिवर्सिबल स्टेप भी है, एंड इट इज पाइरुवेट काइनेज यहां भी है, तो ये SLP भी यहां पे हो रहा है जी, SLP भी यहां पे हो रहा है। तो अब हम ये देखेंगे कि ये पाइरुवेट काइनेज दोनों जगह कॉमन आ रहा है, देखो दोनों जगह कॉमन आ रहा है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। कैसे इंपॉर्टेंट है? ये सेकंड मोस्ट कॉमन ह्यूमन एंजाइम डेफिशिएंसी होती है इसकी, है ना। सेकंड मोस्ट कॉमन ह्यूमन एंजाइम डेफिशिएंसी पाइरुवेट काइनेज की ही होती है, ठीक है ना। सेकंड मोस्ट कॉमन ह्यूमन एंजाइम डेफिशिएंसी पाइरुवेट काइनेज की होती है। एंड फिर पूछोगे फर्स्ट कॉमन किसकी होती है? फर्स्ट कॉमन होती है ग्लूकोज 6 पीडी की, G6PD की, ग्लूकोज 6 नहीं G6PD की होती है, ठीक है। अब G6PD जो है ना हमारा, ये तो EMP में इन्वॉल्व, HMP जो पाथवे होता है ना, HMP उसमें इन्वॉल्व होता है G6PD एंजाइम। दिस एंजाइम इज इन्वॉल्व इन HMP पाथवे, एंड ये पाइरुवेट काइनेज अपना EMP में आता है। तो ये दोनों की ही डेफिशिएंसी मोस्ट कॉमन होती है, सेकंड मोस्ट कॉमन पाइरुवेट काइनेज की और फर्स्ट मोस्ट कॉमन G6PD की। एंड एक चीज है कि इन दोनों डेफिशिएंसी के ही जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर एक कॉमन फीचर देखने को मिलता है, विच इज हीमोलाइसिस, विच इज हीमोलाइसिस। तो इन दोनों के ही पेशेंट्स में हीमोलाइसिस देखने को मिलता है ना। ओके, तो भाई दोनों में अगर हीमोलाइसिस देखने को मिलता है तो कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं, व्हाट इज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर? तो हाइंस बॉडी प्रेजेंट होती हैं G6PD वाले पेशेंट्स में, ठीक है, जिनमें G6PD एंजाइम डेफिशिएंसी है, उनमें एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, जो हाइंस बॉडीज हैं वो प्रेजेंट होती हैं इन G6PD डेफिशिएंसी, दैट आर नॉट प्रेजेंट इन पाइरुवेट काइनेज डेफिशिएंसी, ठीक है जी। कॉमन फीचर इज हीमोलाइसिस, आरबीसीज मर रही होंगी, हीमोलाइसिस हो रहा होगा, आरबीसीज टूट रही होंगी, है ना जी, ठीक है। अब हीमोलाइसिस की क्या रीजंस हैं भाई? इस एंजाइम की कमी होने की वजह से ऐसा क्या हो गया कि हीमोलाइसिस हो रहा है? तो व्हाट आर द रीजंस ऑफ हीमोलाइसिस? फर्स्ट रीजन इन G6PD डेफिशिएंसी। सबसे पहले हम G6PD डेफिशिएंसी में बात कर लेते हैं कि यहां हीमोलाइसिस क्यों होता है। इट इज ड्यू टू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण होता है। अगर इस एंजाइम की कमी होगी तो आरबीसी के अंदर H2O2 का लेवल बढ़ने लग जाएगा, है ना, पेरोक्साइड बढ़ने लग जाएगा। तो ये पेरोक्साइड अब क्या करेगा? ये आरबीसी की मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करेगा, विच लीड्स टू हीमोलिसिस। एंड व्हाट हैपेंस इन दिस पाइरुवेट काइनेज डेफिशिएंसी? यहां पर ग्लाइकोलिसिस नहीं होगा। देखो अगर पाइरुवेट काइनेज की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ग्लाइकोलिसिस जो है वो रुक जाएगा। अगर ग्लाइकोलिसिस रुक जाएगा इसका मतलब ग्लूकोज जो है उससे हमें एनर्जी नहीं मिल रही है, मतलब हमें एटीपी नहीं मिल रही है, सीधी सी बात।
और हमें एटीपी नहीं मिल रही है, एनर्जी नहीं मिल रही है ग्लूकोज से, तो एक चीज देखिए कि जो आरबीसी है वो सिर्फ एटीपी यूज करती है। आरबीसी के अंदर एटीपी की कमी होने लगी, जब एटीपी नहीं आ रही है तो आरबीसी के अंदर एटीपी की कमी होने लगी, तो आरबीसी सिर्फ एटीपी यूज करती है। तो जो सोडियम पोटेशियम एटीपेज है वो वर्क करना बंद कर देगा आरबीसी की मेम्ब्रेन में, ठीक है। अब मेम्ब्रेन में एटीपेज ने काम करना मना कर दिया, मेम्ब्रेन धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगेगी, विच लीड्स टू हीमोलिसिस। तो ये दोनों रीजंस हैं ऑफ हीमोलिसिस इन G6PD एंड पायरुवेट काइनेज डेफिशिएंसी। ओके, अब हम एनर्जेटिक्स की बात करें थोड़ा सा, तो ग्लूकोज है, ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बने हैं, ठीक है। अब रास्ते में क्या क्या हुआ है, देखो क्या कांड हुए हैं। 2 एटीपी यूज हो गए शुरू के अंदर, 2 बार सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ, वहां पर एक सबस्ट्रेट लेवल में 2 एटीपी प्रोड्यूस हुए, तो वी कैन से टोटल मिला के 4 एटीपी मिले हमें। 2 एटीपी खर्च हो गए और 4 एटीपी हमें मिले, और 2 NADH मिले हैं जिनसे ETC में 5 एटीपी निकाले जाएंगे। तो कुल मिलाकर के नेट गेन कितना हुआ, 7 एटीपी का। तो व्हेन यू टॉक अबाउट एरोबिक ग्लाइकोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ, है ना, अगर एनएरोबिक कंडीशन हो गई तो मैं बताऊंगा अभी क्या होगा, लेकिन एरोबिक ग्लाइकोलिसिस की बात करोगे तो यहां पर 7 एटीपी हमें मिलेंगे नेट, है जी, ठीक है। अब अगर एनएरोबिक कंडीशन है तो ये 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल दे विल कन्वर्ट इनटू 2 लैक्टेट के मॉलिक्यूल, एंड लैक्टेट फॉर्मेशन इज डेड एंड, इसके आगे तो कुछ होगा नहीं अब, है ना, तो बात खत्म, आगे तो कुछ प्रोसेस ही नहीं होगी। तो ये काम कौन करता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है, ये होता है एनाएरोबिक ग्लाइकोलिसिस के अंदर। अब यहां पर एनाएरोबिक ग्लाइकोलिसिस में कुछ बनेगा नहीं, लेकिन ये 2 NADH जो बने थे ये फिर NAD में बदल जाएंगे। इसका मतलब ये तो क्या हुआ है, NAD बन गया, इसका मतलब कुल मिलाकर के जो ये 5 एटीपी मिलने वाले थे हमें, ये नहीं मिलेंगे अब। समझ गए मेरी बात? तो नेट गेन कितने एटीपी का होगा, 7 जो हो रहा था उसमें से हटा दो 5, कितना, सिर्फ 2 एटीपी का। समझ रहे हो मेरी बात? सिर्फ 2 एटीपी मिलेंगे इफ कंडीशन ऑफ एनाएरोबिक ग्लाइकोलिसिस इज देयर। तो एनाएरोबिक ग्लाइकोलिसिस में सिर्फ 2 एटीपी मिलेंगे, ये 5 एटीपी नहीं मिलेंगे, ये वाले जो NADH से मिल रहे थे हमें पहले, ठीक है, क्योंकि ये खर्च हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन क्या आप जानते हो कि ये जो एनाएरोबिक ग्लाइकोलिसिस है इसका भी एक इंपॉर्टेंस है। इसका क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है सर, ये तो मतलब एनर्जी वेस्ट हो रही है यहाँ पे। तो इसका इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ पर, इसका इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ पर NAD का रीजनरेशन हो रहा है, रीजनरेशन ऑफ NAD, यानी ये जो NAD रीजनरेट होगा। देखो एक बात बताओ, NADH बनने के लिए क्या चाहिए, NAD चाहिए। जब 2 NAD हमारे पास होंगे तभी 2 NADH बन पाएंगे एरोबिक ग्लाइकोलिसिस के अंदर, है ना। तो अब बताओ कि जब एरोबिक ग्लाइकोलिसिस होता रहेगा और ये NAD यूज होते रहेंगे और ये बनते रहेंगे, तो इनकी तो कमी तो होगी ना, इनका लेवल कम होगा ना। तो इनको रीजनरेट कैसे करा जाता है, इससे करा जाता है, इन कंडीशन ऑफ एनाएरोबिक ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। अगर एनाएरोबिक कंडीशन प्रेजेंट है तो इस चीज से रीजनरेशन करा जाता है। तो क्या सर सिर्फ इस चीज से करा जाता है, नहीं, रीजनरेशन ऑफ दिस NAD ऑल्सो अकर्स बाय शटल्स, ठीक है। एरोबिक ग्लाइको, ये तो मैं एनाएरोबिक ग्लाइकोलिसिस की बात कर रहा हूं कि एनाएरोबिक ग्लाइकोलिसिस में इस तरीके से NAD का रीजनरेशन होता है, लेकिन एरोबिक ग्लाइकोलिसिस के अंदर NAD इज रीजनरेटेड बाय शटल सिस्टम होता है, वहां से NAD रीजनरेट होता है। समझ गया ना मेरी बात को? तो ठीक है, क्वेश्चन क्या बन सकते हैं आपसे, नेट गेन पूछ सकता है एरोबिक ग्लाइकोलिसिस का, 7 एटीपी हो गए, है ना। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि एरोबिक ग्लाइकोलिसिस में ETC से हमें कितने एटीपी मिलते हैं, 5 मिलते हैं। अगर ये कोई पूछ ले कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन SLP से कितने एटीपी मिलते हैं, 4 ही मिलते हैं सिर्फ। ओके, कितने खर्च होते हैं, 2 होते हैं। तो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं, तो यू मस्ट रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। नेक्स्ट चीज ये आता है ग्लूकोज लैक्टेट साइकिल या कोरीज साइकिल, है ना। यहाँ पर हम लीवर और मसल सेल का इंट्रैक्शन देखेंगे कि क्या इंट्रैक्शन हो रहा है। देखो ये मैंने मसल सेल बना दी, इधर मैंने लीवर सेल बना दी। देखो मसल व्हेन इट इज इन एक्सरसाइजिंग स्टेट, जब ये एक्सरसाइज हो रही है, एक्सरसाइज कर रहे हैं हम, है ना, तो उस स्टेट में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की हो जाती है कमी, तो होता है एनाएरोबिक ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। क्या होता है, एनाएरोबिक ग्लाइकोलिसिस होता है।
तो एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस की कंडीशन में क्या होगा, ग्लूकोज 2 पायरुवेट बनाएगा, ठीक है, नॉर्मल चीज। अब एनारोबिक कंडीशन है तो 2 लैक्टेट बनेंगे, ऊपर ही देखा था। अब क्या होगा, ये 2 लैक्टेट हैं, अब इसका क्या होगा, क्या वेस्ट हो गया क्या सब, नहीं, मसल सेल से निकलकर ये 2 लैक्टेट ब्लड के थ्रू होकर के लीवर सेल में जाएंगे। अब लीवर में ये लैक्टेट फिर से क्या बना लेंगे, लीवर में होता है ना ग्लूकोनियोजेनेसिस, तो उसके थ्रू ये ग्लूकोज फिर से बना लेंगे, तो ग्लूकोज फिर से बन गया। अब ये ग्लूकोज फिर से ब्लड से होकर के फिर मसल सेल में आ जाएगा। तो इस तरीके से लैक्टेट, ऐसे ये साइकिल एक चल रही है, इसी को बोलते हैं कोरी साइकिल, ग्लूकोज लैक्टेट साइकिल, राइट। ओके, डन। नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज केहिल साइकिल और ग्लूकोज एलेनाइन साइकिल। नाउ केहिल साइकिल या फिर ग्लूकोज एलेनाइन साइकिल क्या होती है, देख लो एक बार, कि ये हमारे पास लीवर है फिर से और ये मसल है, बस डिफरेंस ये है कि इस टाइम मसल जो है वो फास्टिंग स्टेट में है। किस स्टेट में, फास्टिंग स्टेट में। वो इस समय एक्सरसाइज नहीं कर रही है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम फास्टिंग पे हैं। तो क्या होगा, ग्लूकोज कन्वर्ट होगा पायरुविक एसिड में, देन इट विल कन्वर्ट इनटू एलेनाइन। तो 2 मॉलिक्यूल्स लैक्टेट के नहीं बनेंगे, एलेनाइन के बनेंगे। अब ये एलेनाइन थ्रू ब्लड लीवर में जाएगा। एलेनाइन क्या होता है, एक अमाइनो एसिड होता है ना। और अमाइनो एसिड जो है उनमें से काफ़ी अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जिनसे हम ग्लूकोज बना सकते हैं, लेकिन उनमें से भी सबसे ज़्यादा कॉमन मोस्ट ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड ये एलेनाइन ही होता है। तो आपसे कोई पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड, इट इज़ एलेनाइन। ओके, ठीक है जी। तो ये जो एलेनाइन है, अब ये कन्वर्ट होगा पायरुविक एसिड में, देन ग्लूकोज बना लेगा एलेनाइन, फिर ये ग्लूकोज फिर से यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे साइकिल चल रही है ग्लूकोज एलेनाइन से रिलेटेड, तो इसलिए ग्लूकोज एलेनाइन साइकिल या केहिल साइकिल इसको हम बोल देते हैं, ठीक है। ओके, डन, समझ में आ गया। अब हम कुछ आरबीसी की एनर्जेटिक्स की बात करते हैं। वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा तो नहीं हो गया, आई थिंक आपको मज़ा आ रहा है, ठीक है, मज़ा आना चाहिए एज लॉन्ग एज, जैसा मैं जानता हूँ थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप आराम से सुनते रहिए मेरी बातों को, ठीक है। आरबीसी है, उसकी एनर्जेटिक्स हम देखते हैं ग्लाइकोलिसिस में। देखिए आरबीसी वेदर इट इज इन फैड स्टेट, यू नो इट इज इन वेदर इट इज इन फैड स्टेट और एनारोबिक स्टेट या फिर एरोबिक स्टेट, राइट, किसी भी स्टेट में ये हो, ये एक चीज़ देख लेना आपके आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया तो होता नहीं है, तो इसका मतलब ईटीसी भी उसके अंदर नहीं होता है ना। तो एक बात बताओ, ग्लाइकोलिसिस जब होता है तो हमारे पास जो 2 NADH बनते हैं उनको फिर ETS में ले जाया जाता है और उनसे 5 ATP जो निकाले जाते हैं ना, तो क्या वो 5 ATP इस केस में बन पाएंगे, ना जी, बिल्कुल नहीं बन पाएंगे, क्योंकि ETC ही नहीं होता आरबीसी के अंदर, तो है ना, तो ETC नहीं होता तो ये 5 ATP नहीं मिलेंगे। इसका मतलब ये 2 NADH का कोई मतलब नहीं है आरबीसी की ग्लाइकोलिसिस में, राइट। तो कुल मिला के आरबीसी के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ATP का प्रोडक्शन होता है, वही ना। कुल कैलकुलेशन देखो, 2 तो वो शुरू में खर्च हो जाते हैं, वो ATP को काट दो, और 4 जो SLP से बनती हैं वो, तो कुल मिलाकर के सिर्फ 2 ATP ही यहाँ पर प्रोड्यूस होती हैं, सिर्फ 2 ATP। और ये 2 ATP भी कई बार नहीं होती हैं व्हेन RL शंट इज प्रेजेंट। आरबीसी में होता है RL शंट, ठीक है। व्हाट इज दिस RL शंट, ये सिर्फ आरबीसी में होता है, लेट मी क्लियर, सिर्फ आरबीसी में होता है। RL शंट की फुल फॉर्म क्या होती है, RL मतलब रैपपोर्ट ल्यूबेरिंग शंट, ठीक है, रैपपोर्ट ल्यूबेरिंग शंट। तो ये जो RL शंट है ये सिर्फ आरबीसी में होता है। क्या होता है, देखो ध्यान से सुनो, ग्लूकोज से बनता है 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट, ये नॉर्मल चीज़ है ना। फिर कई सारी स्टेप्स होती हैं, फिर उसके बाद में फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज आता है और यहाँ पर 2 सबस्ट्रेट लेवल पे ATP प्रोड्यूस होती हैं, देन बनता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट, और ऐसे ग्लाइकोलिसिस चलता जाता है। ये ग्लाइकोलिसिस मैंने शॉर्ट में दिखाया आपको, यहाँ पे 2 ATP बन रही है ना, ठीक है। हाँ जी, यही तो 2 ATP हैं सबस्ट्रेट लेवल वाली, जो हमने आफ्टर कटिंग ये हमने रखी है आरबीसी का जो नेट गेन है उसमें। तो अब क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ दिस RL शंट, ये 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट के आगे वाली ये चीज़ नहीं होगी, ये वाली रिएक्शन नहीं होगी। डायरेक्टली क्या होगा, यहाँ से बनेगा 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट से बनेगा 2,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है, 1,3 से 2,3 बन जाएगा, एंड ये फिर डायरेक्टली 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनाएगा। दिस इज RL शंट, दिस पाथवे इज RL शंट। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि 2 ATP तो भाई साहब शुरू में वैसे ही खर्च हो रही थी, ठीक है,
और ये जो दो ये यहाँ पे बन रही थी अब ये भी नहीं बनेंगी, क्योंकि ये बाईपास जैसे ढूंढ लिया ना। एक तो आप मेन से सड़क से जा रहे हो, एक आपने बाईपास ले लिया कोई कि यहाँ इधर से चले जाते हैं हम, डायरेक्टली अंदर नहीं जाएंगे। तो आरबीसी की इस केस के अंदर, इन केस ऑफ आरएल शंट, हमारे पास 0 एटीपी का प्रोडक्शन होगा। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आई है तो मैं एक बार फिर से नॉर्मल तरीके से बना के सुनाता हूँ आपको। ग्लूकोज है, उससे 2 पायरुविक एसिड बनते हैं, ठीक है। NADH की तो वैसे ही कहानी खत्म हो गई, NADH की तो वैसे ही कहानी खत्म हो गई, क्योंकि आरबीसी के अंदर ETC नहीं होता, तो NADH का कोई मतलब नहीं है। अब 2 ATP खर्च हो रही हैं, हैं जी, 2 ATP खर्च हो रही हैं, और 2 हमारे पास क्या हो रही हैं, SLP सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रही है 2 बार, ठीक है जी। तो उनसे बन रही है हमारे पास 4 ATP, 2 खर्च हो गई तो कुल मिला के बनी 2 ATP। लेकिन इन केस ऑफ दिस आरएल शंट ये 2 ATP भी नहीं बनेंगी और 0 ATP प्रोडक्शन होगा कुल मिला के। फिर समझ गए मेरी बात को, समझ गए मेरी बात को? हाँ जी, ठीक है। दिस इज द केस। तो आरबीसी में जितना भी ग्लूकोज एंटर करता है, आप ये समझ सकते हो कि आरबीसी में जितना भी ग्लूकोज एंटर करता है उसका 90% ग्लूकोज है ना, वो नॉर्मल ग्लाइकोलिसिस में जाता है और 2 एटीपी पर ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है। लेकिन 10% जो ग्लूकोज होता है वो आरएल शंट के थ्रू काम करता है, और आरएल शंट यहाँ पर हो रहा है, तो इसका मतलब 0 एटीपी प्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो आरएल शंट का क्या काम हुआ फिर? कोई ऐसा काम है कि यार पहले तो ये तो एटीपी मतलब घाटा करा रहा है एक तरीके से, कुछ काम है क्या इसका? हाँ, काम तो इसका है, क्योंकि आरएल शंट में जो 2,3 बीपीजी बनता है ना, 2,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बनता है ना, मैंने यहाँ पे दिखाया था बी की 2,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बनता है। तो ये जो 2,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। ये एक तो क्या करता है, इट रिलीज O2 फ्रॉम हीमोग्लोबिन ए। HbA जो होता है उससे ये हीमोग्लोबिन ए से ये ऑक्सीजन रिलीज करवाता है, इसके साथ बाइंड होती है ना, उसको रिलीज करवाता है, ठीक है। तो सिर्फ HbA में ये चीज़ ध्यान रखना, HbA में क्यों, HbA में ही क्यों, बाकी फीटल हीमोग्लोबिन भी होता है, बाकी भी और भी तो टाइप की हीमोग्लोबिन होते हैं, सिर्फ इसमें ही क्यों? इसमें इसलिए क्योंकि इसमें अल्फा की 2 चेन और बीटा की 2 चेन होती है, अल्फा 2 बीटा 2 होता है ना इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो 2,3 BPG है, इट ओनली बाइंड्स विद दिस बीटा चेन, ये सिर्फ बीटा चेन के साथ बाइंड करता है एंड रिलीज O2, सिर्फ बीटा चेन के साथ। लेकिन अगर तुम बात करोगे फीटल हीमोग्लोबिन की, एग्जांपल ले लेते हैं, तो यहाँ पर तो गामा चेन होती है, बीटा चेन होती नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये आरएल शंट का कोई मतलब इस 2,3 बीपीजी का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, राइट? मेरी बात समझ रहे हो? ओके। तो हम फाइनली ऐसा बोल सकते हैं कि आरबीसी की केस में 2 एटीपी बनते हैं ग्लाइकोलिसिस से, लेकिन ऐसा फिक्स नहीं है 2 ही बनेंगे, कई कई बार 0 भी बन जाते हैं, ठीक है। 0 एटीपी बनते हैं, कम भी बन सकते, ज़्यादा नहीं बन सकते 2 से, लेकिन कम बन सकते हैं। नाउ अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस, इट इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, तो यू विल से कि ग्लाइकोलिसिस जो है वो इरिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल नहीं होता, ठीक है। और यहाँ पर ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन भी नहीं होता, पार्शियल ब्रेकडाउन होता है सिर्फ ग्लूकोज का, कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं। कंप्लीट ब्रेकडाउन तो मतलब वो CO2 वगैरह रिलीज कराना, आपको रिएक्शन याद होगी पूरी, तो उतना तो नहीं होता ना यहाँ पे। तो इसके बाद में ग्लाइकोलिसिस के बाद में तो लिंक रिएक्शन होना है भाई साहब, बहुत क्रैब साइकिल होना है ना, ETC वगैरह चलना है, तो ये तो नहीं, अभी तक तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है, यहाँ पे सिर्फ पार्शियल होता है, नॉट कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। नाउ एट लास्ट हम बात करेंगे इनहिबिटर्स की। व्हाट आर द इनहिबिटर्स विच आर प्रेजेंट, जो इनहिबिट करते हैं ग्लाइकोलिसिस के अलग अलग एंजाइम्स को, ठीक है। सबसे पहले नंबर पर आयोडो एसीटेट। कौन सा? आयोडो एसीटेट। सो एक हाइलाइटर ले लेते हैं, अच्छा लगेगा। आयोडो एसीटेट है, आयोडो एसीटेट इनहिबिटर करता है, समझ में आ गया? ग्लाइकोजन 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस को, ठीक है। और आर्सिनेट किसको करता है? इसी को, आर्सिनेट भी इसी को इनहिबिट करता है। सोडियम फ्लोराइड NaF ये इनोलेस को इनहिबिट करता है। और ऑक्सामेट ये इनहिबिटर होता है, ये LDH लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस को इनहिबिट करता है। हाँ जी, ये लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस को इनहिबिट करता है। एक बार मैं साइकिल देखना चाहूँगा फिर से, कहाँ गई? क्या हालत कर दी हमने साइकिल की। ओके,
वो ग्लाइकोजन बोल दिया था, बाकी ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है ना, आई वाज कंफ्यूज्ड, एक स्ट्राइक नहीं किया दिमाग में। तो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस, राइट। तो इसको दोनों आयोडो एसीटेट और आर्सिनेट इनहिबिट करते हैं, राइट। नाउ अब कुछ स्पेशल फंक्शंस भी हैं आर्सिनेट और सोडियम फ्लोराइड के। अगर आप NaF की बात करोगे तो इट इज़ यूज्ड इन ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन, ये ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन में काम आता है। और ये जो आर्सिनाइट होता है, अब ये इनहिबिटर है ना, तो इसके इनहिबिशन के बाद भी है ना ग्लाइकोलिसिस चलता रहता है, मतलब ग्लाइकोलिसिस नहीं रुकता, वो चलता रहता है। लेकिन जो ATP बन रहे थे ना, वो ATP नहीं बनेंगे अब, बस लॉस ये है यहाँ पर। वो आपने एक टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाया था आर्सेनेट पॉइजनिंग, है ना, तो वो भी आपको देखना चाहिए आर्सेनेट पॉइजनिंग क्या होती है। तो वही है चीज़ यहाँ पे कि ग्लाइकोलिसिस तो चलता रहेगा, इट विल कंटिन्यू, बट ATP फॉर्मेशन नहीं होगा इन केस ऑफ दिस आर्सेनेट पॉइजनिंग, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, सोडियम फ्लोराइड को हम यूज़ करते हैं ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन में। देखो नॉर्मली क्या होता है, अगर हमने एक पेशेंट आया हमारे पास, हमने उसका सैंपल लिया, अब उसका सैंपल लेने के बाद में 2-3 घंटे तो लग जाते हैं यार टेस्ट करने में, उसको लैब में टेस्ट होने में, पहुंचने में, आई थिंक, है ना। अगर कोई बड़ा हॉस्पिटल है ज़्यादा तो और भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो जब इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है यार 2-3 घंटे, तो फिर इसका मतलब देख, एक चीज़ देखो, जब हमने ये सैंपल लिया है, इसके अंदर ग्लूकोज भी है, इस सैंपल के अंदर ग्लूकोज है, इसके अंदर सेल्स भी हैं, RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स वगैरह, है ना, इसमें सेल्स भी हैं। तो अब ग्लूकोज है तो ये जो सेल्स हैं ये तो ग्लाइकोलिसिस करती रहेंगी, ये इस ग्लूकोज को यूज करके ग्लाइकोलिसिस करती रहेंगी, दे विल यूज दिस ग्लूकोज। तो इसका मतलब आप ये समझो कि अगर मान लो कि सैंपल के अंदर पहले 100 था ग्लूकोज का नंबर, है ना, तो ये तो फिर लैब तक पहुंचते पहुंचते 80 रह जाएगा, क्योंकि 20 तो ये सेल यूज कर लेंगे, क्योंकि इनको मरना थोड़ी है। सैंपल के अंदर जितना भी ग्लूकोज होगा इसको यूज़ करके एनर्जी ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। तो मान लो 80 बता, तो इसका मतलब तो लैब तक पहुंचते पहुंचते जो भी पेशेंट का एक्चुअल में ग्लूकोज लेवल था वो तो हमें नहीं देखने को मिला। तो 80 तो ये तो फॉल्स वैल्यू हो गई। तो ये गलत तरीका है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा हम नहीं कर सकते। हम थोड़ा सा अलग तरीका यूज़ लेते हैं। हम क्या करते हैं कि सैंपल को कलेक्ट करते ही उसके अंदर है ना सोडियम फ्लोराइड डाल देते हैं, NaF। अब NaF क्या करता है, NaF विल इनहिबिट दिस इनोलेज, है ना। तो NaF इनोलेज को इनहिबिट करेगा तो ग्लाइकोलिसिस रुक जाएगा। भाई एक एंजाइम रुक गया, ग्लाइकोलिसिस नहीं होगा, ग्लाइकोलिसिस रुक जाएगा। ग्लाइकोलिसिस रुक जाएगा तो फिर जो ये 100 मॉलिक्यूल्स थे, ये 100 नंबर था, यही हमें फिर सैंपल में भी देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हम जो NaF है इसको हम यूज़ करते हैं ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन के अंदर। सो इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, हमने EMP पाथवे और ग्लाइकोलिसिस को पूरा अच्छे से समझाया, कंप्लीट किया है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।